हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रामर का जो न्यू टॉपिक नहीं है, हमने पहले 2 लेक्चर दिए हैं इसके प्रोनाउन पर। आज हम तीसरा लेक्चर दे रहे हैं। जो हमने प्रोनाउन की इंट्रोडक्शन की थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी और उसमें जो 3 केसेस थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस किए। तो आज हम प्रोनाउन का थर्ड टॉपिक, जो ग्रामर के रूल, एक बहुत ही अच्छे जो रूल होंगे वो करवाएंगे आपको, और उसकी टाइप्स के साथ रूल कौन से रूल कहाँ यूज होते हैं वो आपको हम करवाएंगे। तो आओ हम आज प्रोनाउन का जो न्यू टॉपिक शुरू करें। तो हमने इससे पहले जो 2 टॉपिक किए हैं, 2 टाइप्स किए हैं प्रोनाउन के और उसके रूल पढ़े हैं, जैसे कि पोसेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। ये दोनों हमने पढ़े हैं। ठीक है, क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन और इसकी जो रूल्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। तो आज हम जो थर्ड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और उसके रूल पढ़ेंगे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, जब मैं इस सेंटेंस में प्रोनाउन के साथ सेल्फ का यूज हो तो वो समझ लो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर माई सेल्फ आ गया, आवर सेल्फ आ गया, यूर सेल्फ आ गया, यूर सेल्व्स आ गया, हिम सेल्फ आ गया, हर सेल्फ आ गया, इट सेल्फ आ गया, देम सेल्फ्स आ गया और हर सेल्फ आ गया। ठीक है, अब कहीं पे आप सेल्फ देख रहे हो और कहीं पे सेल्व्स देख रहे हो, तो ये आप सभी कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि जो प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज होंगे तो वहां पे सेल्व्स लगेगा, और जो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगेगा उसके साथ सेल्फ यूज होगा। जैसे देखो, देम हमारे पास क्या है, वह प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ सेल्व्स लगा है। अब यूअर, यू बंदा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तभी एक के साथ सेल्फ लगाया, दूसरे के साथ सेल्व्स लगाया है। इसी प्रकार और भी ऐसे प्रोनाउन है। तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? ठीक है, रूल मत कि अगर किसी वाक्य में आपको ये वर्ड्स दिए हुए, जैसे कीप आ गया, स्टॉप आ गया, टोन आ गया, क्वालिफाई आ गया, बात आ गया, मूव आ गया, रेस्ट आ गया, हाइड आ गया, और इनके साथ अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है इसमें कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिए होंगे, वहां पे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, जैसे ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। अब इसमें गलती है, क्या गलती है? आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या गलती है, क्योंकि इसमें मैंने बोला कि हाइड, इसमें सेंटेंस में जो वर्ड्स दिया है, अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में लगा है उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, तो इसलिए हिमसेल्फ को हटाना है हमें। उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है, यू शुड कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। ठीक है, तो इसके साथ भी हमने हिमसेल्फ को हटा देना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। क्यों हटाना है? क्योंकि मैंने जो वर्ड्स आपको बताए हैं तो वह कीप लगा है। ठीक है, इसमें कीप लगा है, तभी हमने यूर सेल्फ को हटा देना। ये रूल हुए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी समझा आपने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो भी प्रोनाउन के साथ, जिस भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगाए या सेल्फ्स लगाए, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद अब फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही आप जानते हो, हिंदी में मीनिंग होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। ठीक है, जब एक ग्रुप बना है, उसी को आप किसी ना किसी प्रकार से उसको बांटते हो, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। उसके लिए जो भी वर्ड्स, जो भी प्रोनाउन आप यूज करते हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है। जैसे ईच आ गया, एनी आ गया, आइदर आ गया, नाइदर आ गया, एवरी वन आ गया या नन आ गया। ठीक है, तो हर एक का प्रयोग, जैसे आइदर हम कहां पे यूज करते हैं, जब हम 2 ग्रुप या 2 बंदों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पे हम आइदर यूज करते हैं। ईच
उसके बाद नाइदर कहां यूज करते हैं? नाइदर का प्रयोग हम दो में से कोई नहीं यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई नहीं हो बंदा। जैसे नाइदर शी नार हर ब्रदर कम इन स्कूल, ये तो सॉरी कंजक्शन हो गया, नाइदर के साथ नार यूज किया, लेकिन उसमें से दोनों में से कोई नहीं। आइदर का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक, एनी वन, ठीक है। नन का मतलब हुआ कि उन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो नन का मतलब क्या है? दोनों में से क्या पूरा ग्रुप है, जो होल ग्रुप में से कोई नहीं, सॉरी ये तो दोनों के लिए यूज हो रहा है, दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई नहीं, लेकिन जो सभी उसमें व्यक्ति दिए हुए हैं उनमें से कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ग्रुप है जिसमें 10 मेंबर हैं, ठीक है, आप उसमें बोलते हो कि या तुम अच्छे हो या तुम्हारा दोस्त अच्छा है, आप किसी को बोलते हो, तो आप दोनों में से एक को चूज करते हो। आइदर, नाइदर है, ना ही तुम अच्छे और ना ही तुम्हारा दोस्त अच्छा है, तो ये दोनों दो के लिए यूज किया है आपने, ठीक है, तो इसके लिए हमने नाइदर यूज किया। लेकिन नन ऑफ योर फ्रेंड आर गुड, कोई भी आपके में से कोई मित्र अच्छा नहीं है, तो उसके लिए सभी के ग्रुप के लिए जो मेंबरों के लिए बताया है हमने। तो इसलिए ईच क्या होता है? हर एक के लिए, ईच पर्सन आर गुड, हर एक पर्सन अच्छे हैं, ईच फ्रेंड आर गुड, ईच फ्रेंड्स आर गुड। तो बस ये जो है, तो एवरीवन का भी वही मतलब होता है, ईच, एवरीवन, ठीक है। तो ये हमारे पास थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, इसके बाद आ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ये समझना है। जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, सेम सब्जेक्ट एक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं हम, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप जानते होंगे, जैसे मैंने बताया कई बार आपको, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर उस काम का असर पड़ रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसमें दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम ईच अदर या वन एंड अदर यूज करेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ईच अदर कहां यूज किया जाता है? कि दो व्यक्तियों के बीच में या वस्तु के बीच में हम ईच अदर का यूज करते हैं। एन अदर कहां यूज करते हैं? दो या दो से ज्यादा, 3, 4, 5, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, सॉरी दो से ज्यादा के लिए आप कोई भी वस्तु होगा या व्यक्ति होंगे, उनके लिए आप एन अदर यूज करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बनाया अपने से, ठीक है, 2 ब्रदर्स आर क्वेरल्ड विद ईच अदर, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल आ गई, जैसे 4 फ्रेंड्स आर क्वेरल विद वन एंड अदर, ठीक है। तो वन एंड अदर यानी 4 फ्रेंड है, दो से ज्यादा है, इसलिए वन एंड अदर हुआ यूज, और वो दो भाई हैं तो उसके लिए ईच अदर हुआ, ठीक है। तो ये ईच अदर और एंड अदर यहां पे प्रयोग किया जाता है, आपको समझ आएगी, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं हर एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इनको समझना है। मैंने 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन बता दी। आपके अंदर जो भी प्रश्न उठता है तो मुझे आपने घबराना नहीं है, आपने सीधा कमेंट बॉक्स पर अपना टेक्स्ट भेज देना है मुझे, वीडियो के नीचे या व्हाट्सएप में। इसमें आपने कुछ चिंता नहीं करनी है, जो भी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? जो व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करे या रेफर करे, ठीक है, इशारा करता है किसी वस्तु की और किसी व्यक्ति की ओर इशारा करे, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे? दिस आ गया, दैट आ गया, दीज आ गया, दोज आ गया, सच आ गया और दिस सेम आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कुछ ये वर्ड्स लिए। अब इसके रूल पढ़ेंगे कि दिस कब यूज होता है, दैट कब यूज होता है, लेकिन जहां पे उन्होंने रूल नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। दिस कहां यूज होता है? जब कोई चीज क्या हो, सिंगुलर हो और आपके पास पड़ी हो, जहां पे आप बैठे हो आपके पास ही पड़ी हो। जैसे आपके पास आपका पेन पड़ा है, आप किसी को बता रहे हो कि ये मेरा पेन है, तो आप बोल सकते हो दिस इज माई पेन,
या कोई भाई आपका, दिस इज माई ब्रदर आपके पास बैठा है, लेकिन वही स्थान, वही चीज और वही आपका भाई अगर दूर खड़ा है या पेन कोई पड़ा है चीज, तो उसको अगर रेफर करना है, पॉइंट आउट करना है या किसी को बताना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसका दैट का यूज करना है आपने। किसका? दैट का, भूलना नहीं है। दिस किसके लिए? नियर के लिए। दैट किसके लिए? दूर के लिए, जो भी दूर चीज पड़ी है। ठीक है, जैसे दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है, लेकिन वो आपसे दूर पड़ा हुआ है। आप, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगी। इसी प्रकार से दीज और दोज। अब दीज और दोज का डिफरेंट क्या है? दीज किसके लिए यूज होता है? ये वहां पे मैंने बताया था ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। लेकिन ये दोनों कहां यूज होंगे? दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होंगे। कहां पे? प्लूरल के लिए। जब आपके पास आपके 3-4 पेन पड़े हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे दीज आर माई पेन्स, नो, दीज आर माई पेन्स, पेन, सॉरी, दीज आर माई पेन होगा, ये मेरे पेन है। अगर वही दूर पड़े तो दोज आर माई पेन। ठीक है, आपकी 2 बहनें आपके पास बैठी हुई हैं, तो आप उनको बोल सकते हो दीज आर माई सिस्टर। अगर वो दूर बैठी है बेचारी, तो उनके लिए दोज आर माई सिस्टर। ठीक है, तो ये दीज और दोज का डिफरेंट है। इसी प्रकार सच और दी सेम, सेम होता है उसी प्रकार से। ठीक है, सेम का मतलब क्या होता है? उसी प्रकार। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका रूल क्या है? रूल ये कहता है हमें किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नोन को दोबारा लिखने से बचने के लिए, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है उसको अपने वापस लिखना है, उससे बचने के लिए आप क्या यूज करते हो? वन का यूज करना है। किसके लिए? किसका? वन का यूज करना है। जबकि प्लूरल के लिए वंस का यूज होगा। सिंगुलर होगा तो वन, अगर वही प्रोनाउन अगर प्लूरल होगा तो वंस यूज करना है, सेकंड टाइम लिखना है उसको। जैसे एग्जांपल आगे, दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। ठीक है, अब ओल्ड वन किसके लिए? वही जो प्रोनाउन है उसको दोबारा यूज किया, उसके लिए ओल्ड वन। लेकिन वर्जन क्या है? न्यू वर्जन है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगाया है, इज लगाया है हमारे, तो इसलिए हमने वन लगाया। अब सेकंड जो प्लूरल दीज लगा है, इसको वापस लिखने के लिए हमने क्या लिखा? ओल्ड वंस लिखा, क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए जहां पे भी वंस यानी प्लूरल लगेगा। तो बस इसके ये रूल है, ये आपने याद रखने। तो इसी रूल्स के डिपेंड आधार पर आपको आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके रूल अच्छी प्रकार आएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, मैं गारंटी देता हूं आपको। अब आ गया उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्या होता है? रिलेट करना, किसी चीज को जोड़ना। जब भी 2 सेंटेंस के बीच कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसका एक एक मैं यूज बताऊंगा। हु किसके लिए यूज होता है, हुम किसके लिए यूज होता है, और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, आपने इसके बाद समझना है। ये तो हर एक बच्चे को इस मीनिंग आता है, बट इसका यूज कहां होता है, जिनको नहीं आता वो आपने समझ लेना है इजी तौर पर। जैसे हु का यूज कब होता है? पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हु इज योर ब्रदर, आपका कौन भाई कौन है। ठीक है, हुम होता है किसको, ठीक है, या जिसको या किसको। हुज होता है जिसका या किसका। विच होता है जो की भी होता है या कौन सा भी होता है। ठीक है, विच चीजों के लिए आप कोई भी चूज करना है किसी चीज को, तो आपको विच यूज करना है। ठीक है, जैसे विच ऑफ दी योर बुक्स, ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी किताबें हैं। जैसे आपको मल्टीपल चॉइस करते हो तो विच ऑफ दी फॉलोइंग कोई भी ऑप्शन पूछा होता हो तो उसके लिए विच का यूज होता है। और दैट का किसमें यूज होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, दैट का मतलब वह भी होता है और की भी होता है। जब ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो इसका मतलब की होगा। ठीक है, जब वह भी हो सकता है, तो ये इसके मीनिंग आगे। अब रूल्स क्या कहते हैं हमें? रूल्स कह रहे हैं कि आल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो, अगर कोई सेंटेंस आपको दिया है उसमें आल का यूज हुआ है, लेकिन वो किसके लिए? व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, तो उसके लिए आपने हु लगाना है। जैसे मैंने बताया कि हु किसके लिए? व्यक्ति के लिए यूज होता है। लेकिन वही अगर आल अगर वस्तु के लिए प्रयोग हो तो उसके लिए आपने क्या लगाना है? उसके लिए दैट लगाना है। कि वस्तु के लिए हम क्या दैट लगाते हैं, दिस का दैट, दिस वस्तु के लिए दैट,
ठीक है, दैट भी उसका प्लूरल आएगा। तो उसी प्रकार से जैसे एग्जांपल दिए हमने, जैसे सेंटेंस क्या है, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। सभी, सब जो भी काम करने में इंटरेस्ट हैं तो वह इस काम को शुरुआत कर सकते हैं अभी। ठीक है, इसका ये मीनिंग। इसी प्रकार ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो ये ऑल लगा है इसके साथ, ठीक है, और उसके साथ ही दैट लगा है, लेकिन जहां पे ऑल लगा है, जहां हु लगा है, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, वर्कर के लिए, वर्क को जो भी करना चाहते हैं, वस्तु थोड़ी वर्क करेगी, तो वो तो इंसान ही करेंगे। इसी प्रकार हमें पता चल रहा है कि ये पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ गया। अब इसके बाद हम कौन सा करेंगे, 8th टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सॉरी, अभी रूल्स हैं इसके। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है हमें कि जब भी एवरीथिंग, नथिंग, दी ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉन, नोबॉडी, विच, ठीक है, लिटिल, द सेम, द फ्लू, द लिटिल के बाद दैट का यूज होता है। ये सभी जो आपको वर्ड्स दिए हैं, जब प्रोनाउन दिए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए हैं, अगर इनके आगे कोई भी आपने प्रोनाउन का यूज करना है तो आप किसका, दैट का यूज करना है। किसका, दैट का। एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इनके आगे दैट का यूज करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। मेरे पिताजी मुझे सभी चीजें देते हैं जो मुझे जरूरत होती है। जैसे आपके पापा, सभी के पापा आपको आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपने भी उनके सपनों को पूरा करना है, जो भी वो चाहते हैं। उसी प्रकार इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या आ गया। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है कि पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, प्लेस और थिंग्स। किसी सिंगल पर्सन या खास पर्सन के लिए ये इशारा नहीं करता है। ठीक है, ये हमें सिर्फ प्लूरल ही बताता है, एक से ज्यादा चीजों के बारे में ही बताएगा। ठीक है, सिंगल के बारे में नहीं बताएगा। जैसे एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody, everybody, someone, none। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, none, anyone, everything, something, nothing, anything, all, so many, both, much, few, little, one and other। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन आ गए। ये प्रोनाउन कहाँ, इंडेफिनेट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें प्लूरल हो, सिंगल बंदे के लिए नहीं होगा यूज। ठीक है, ये रूल हमें ये कहता है। उसके बाद एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आ गया। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, किसी पर दबाव डालना, जोर देना। तो बस इसका मीनिंग भी यही हुआ कि इनका यूज सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। अगर सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसको अगर दबाव डालना है तो उसके लिए हम एम्फसाइजिंग का प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ये पूछोगे कि एम्फसाइज प्रोनाउन कौन से होते हैं, अरे बताऊंगा मैं। ठीक है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह सेल्फ का यूज होता है भाई। लेकिन वहां पे अब ये पूछोगे कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में क्या डिफरेंट है। अगर वहां पे भी सेल्फ यूज हो रहा है तो यहां पे भी सेल्फ यूज हो रहा है। तो आपने बताया कि सेल्फ जहां पे यूज होगा तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। बेटा घबराने की कोई बात नहीं, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है, इसमें दबाव डाला है किसमें, यू पे। आप देखो यू, इसमें प्रोनाउन युआ, यूर सेल्फ, मतलब तुम, आप ही करोगे, खुद करोगे आप। ठीक है, यू यूर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर प्रॉब्लम। ठीक है, तुम जो अपनी परेशानी का, तुम खुद ही इसका कारण हो। अब उस बेचारे को इल्जाम लगा रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम, परेशानी हुई है तो उसका जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तू ही है। तो उस बेचारे पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो वहां पे हम दबाव नहीं डालते हैं। वहां पे खुद काम करेगा बेचारा, जब कुछ
कुछ भी मतलब होगा, तो उसमें दबाव नहीं डालते हैं हम। इसमें आप दबाव डाल रहे हैं, जैसे ही हंट हिमसेल्फ, हंट नहीं हर्ट, वह खुद जख्मी हुआ। ठीक है, तो किसने किया? खुद। उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, उस पर ही दबाव डाला जा रहा है बेचारे पर। तो ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आ गया। इसके बाद अब देखो, हर एक पेज के एंड में आपको कुछ ना कुछ थॉट दिया है हमने, ये आपको कुछ ना कुछ न्यू शिक्षा मिलने के लिए थॉट दिया है, आपने इसको पढ़ना है। जैसे एक्सक्यूज विल ऑलवेज देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटी वॉन्ट। ठीक है, ये आपकी सुनहरा मौका है, इसको आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, ये मीनिंग आपने समझने। तो ये हमारा प्रोनाउन जो टॉपिक था, जो ग्रामर का, ये कंप्लीट किया हमने। इसके बाद हम वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं। तो आपने अगर जितने भी टॉपिक में ग्रामर के दे रहा हूं, अगर आप अच्छी प्रकार से हर एक टॉपिक को पढ़ोगे, उसके रूल एंड रेगुलेशन को याद करोगे, तो आप ग्रामर में एक्सपर्ट बन जाओगे। आप किसी को नहीं मानोगे। लेकिन आपने मेरे साथ चलना है, मेरा साथ देना है, और ग्रामर सीखनी है अच्छी प्रकार से, और दूसरे बच्चों को भी कहना है, क्योंकि ये एजुकेशन होती है। इसको जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगी। अगर कोई भी चीज होगी एजुकेशन के अलावा, अब जितनी चीज बांटोगे उतनी आपके पास कम होगी। लेकिन एजुकेशन, आप जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना आपके साथ इंक्रीज होगा। इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो आपको भगवान भी हर एक आशीर्वाद देगा और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रोनाउन का टॉपिक खत्म किया। अब मैंने कुछ बच्चों की डिमांड पर मैंने वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो ग्रामर का टॉपिक दिया, बट वो अभी आपको नहीं पढ़ना था, क्योंकि वो जो ग्रामर का एडवांस टॉपिक होता है। पहले आपको नोन पढ़ना है, फिर प्रोनाउन पढ़ना है, फिर आर्टिकल, कंजक्शन। ठीक है, जब ये पढ़ लोगे और भी टॉपिक छोटे छोटे, तो इसके बाद फिर आपको टेंस बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आनी चाहिए। तभी आपकी ग्रामर और स्ट्रांग हो सकती है आपकी। और उसके बाद वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आपको एंटोनिमी, सिनोनिम्स आनी चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स आपको आनी चाहिए, तभी आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो आपका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। क्योंकि आप जानते हो कि आज सिर्फ आपकी हिंदी में होती है, लेकिन बाकी सभी चारों के चार सब्जेक्ट जो आपके इंग्लिश में होते हैं। लेकिन आगे जब आप 11th 12th में जाओगे, जब ग्रेजुएशन में, तो वहां पे कोई भी आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करना है आपने, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। आज से ही आगे अगर आपने इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग की होगी, इंग्लिश ग्रामर को समझा होगा, वर्ड्स मीनिंग आपको आते होंगे, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना आता है, तो आपकी डेफिनेटली ग्रामर नंबर 1 पर होगी। और हर एक एग्जाम में आप एक गुड मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपके स्कूल की परीक्षाएं हो, कॉलेज की परीक्षाएं हो, चाहे यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप हर एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है, बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़ना है और सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, तो जहां पे हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।